नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज हम यहाँ पर, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम यहाँ पर कुछ नेशनल जो न्यूज़ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपके अब सिर्फ 30 डेज यहाँ पर रह गए हैं, तो 30 दिन बचे हैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ लग जाइए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर। इसी के साथ मैंने कहा था जो ई दृष्टि की बुक आती है लास्ट 15 टू 20 डेज पहले, उसको हम जल्द से जल्द सारा कवर करेंगे जब वो आ जाएगी मार्केट में, और आने ही वाली है एक आध दिन में, ठीक है। उसको लाइव सेशन के थ्रू या जैसे भी हम कवर करें, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, उससे करंट अफेयर्स आपका 100% फंसेगा। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं रिवीजन सीरीज है, इसको पढ़ लेते हैं, जब तक वो नहीं आती तब तक इससे पढ़ते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी। क्लियर है? तो क्या करेंगे अब हम उसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जिसका नाम है संकल्प से सफलता, उस पर जाकर यहाँ पर उसको फॉलो कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की सीरीज को शेयर करिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी आपको डेली देखेंगे करंट अफेयर्स क्विज मिल रहा है, आप जाके इसको फॉलो कर लीजिए। अभी मैंने नया नया चैनल बनाया, इसको फॉलो करिए। यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर क्विज हो गया, या यूपीपीएससी के लिए अगर मैं बोलूँ तो एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू एक डोज एक रोज में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो वो भी वहां मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह के पीडीएफ हो गए, या जो भी पीडीएफ मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। जिसका पीडीएफ मैं दे सकती हूँ उसका मैं दूंगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेशनल जितनी भी खबरें रही हैं उनको हम पढ़ेंगे। लास्ट 1 ईयर के न्यूज को कवर कर रहे हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब समय जाया ना करते हो, फटाफट से हम अपनी न्यूज पर चलते हैं। और आज का जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाओं की यहाँ पर जो चीजें देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। देखिए, केरल जो है 2025 के बीच में आप देखेंगे संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन पर शीर्ष में रहा है। संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पे रहा है। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया के प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट के लिए जो प्रभावशाली मूल्यांकन है, इस चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। किसको? केरल को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीटी के लिहाज से। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या, ये मूल्यांकन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। तो ये मूल्यांकन जो है आपको दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। ये मूल्यांकन आपको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इस मूल्यांकन में केरल को कितना स्कोर मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें केरल को 76.22% आप देखेंगे स्कोर मिला है। और ये एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड राज्य की रेटिंग प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार लिस्ट को देख लेते हैं, टॉप 5 में याद रखेगा, वहीं से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो जैसे कि क्या, जैसे कि आप देखेंगे MEE 2020 से 25 के अनुसार शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं, उनकी रेटिंग्स देख लीजिए। केरल फर्स्ट नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, पंजाब तीसरे और चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तो रेटिंग उनकी बहुत अच्छा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये याद रखना, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, तो क्या है, क प ही। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, मतलब जो आपको सहज लगता है उस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए ताकि याद रहे। अल्टीमेटली मकसद क्या है कि याद रहे वो चीज़, हमें हम भूले नहीं, क्योंकि भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से कंठस्थ करिए कि चीज़ें आपको याद रहें। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल कितने संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया ये दिया गया। IUCN और संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग द्वारा निर्धारित वैश्विक मानदंडों के तहत 6 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत 32 मानदंडों के आधार पर इसका प्रभावशीलता से इसका जो है स्टडी किया गया। अब केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में जैसे एराविकुलम, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, देश का शीर्ष पार्क माना गया है। दक्षिण पश्चिम घाट में स्थित इस पार्क का क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको हमने किया है ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पार्क दुर्लभ शोला घास और लुप्तप्राय। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट कैसे समझिए। देखिए, जिस एरिया, माफी चाहती हूँ, जिस एरिया के बारे में कोई चीज पढ़ाई जा रही है ना, तो वो क्यों अभी चर्चा में आए वो तो है ही। कभी कभी जो चीज चर्चा में बनी उससे प्रश्न नहीं पूछते, चर्चा में जो बनी हुई चीज है उसका इतिहास से पूछते, यानी कि उसके पास से उसके बारे में पूछते। जैसे अब ये प्रसिद्ध क्यों है, ये एर्नाकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है,
क्योंकि नील कुरंजी फूल जो है हर साल 12 साल में एक बार खिलता है, जो भी आश्रय देता है, ठीक है, ये आश्रय देता है उसको। पश्चिमी घाट के यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल है और इसका स्कोर जो है इतना है लगभग। इसके अलावा जम्मू कश्मीर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान को भी इस स्कोर से रेटिंग दी गई है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये पार्क दुर्लभ शोला घास और लुप्त प्राय नीलगिरी तहर जो है उसके लिए प्रमुख और अंतिम निवास स्थान है। इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखेंगे प्रमुख और अंतिम निवास स्थान है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब केरल का मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल इतना है, और गैलेक्सी मेढक की एकमात्र प्रजाति, यहाँ पर ध्यान रखना है। केरल के कहाँ पर दो है, केरल के 2 राष्ट्रीय उद्यान, दाची देखिए उसको भी बताया गया है। ऊपर जो था एर्नाकुलम वाला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये वर्ग किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि गैलेक्सी मेढक की एकमात्र प्रजाति भी यहीं पाई जाती है। तो ये याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर है, इसके रूप में प्रदर्शित जो है पार्क महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन, यहाँ पर देखेंगे क्या है कि प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन MEE जो हम बता रहे हैं कि MEE एक्चुअल में है क्या, तो उसके बारे में बता रहा है कि ये संरक्षित क्षेत्रों के मैनेजमेंट की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक ग्लोबल लेवल पर एक मान्यता प्राप्त जो एक प्रोसेस है। इसके मूल्यांकन के घटक, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, किस बेसिस पे इसको जो है मूल्यांकन प्राप्त करके जो है उसको श्रेणी में रखा जाता है किसी शहर या किसी पर्टिकुलर प्लेस को। तो जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता, अवसंरचना और अनुकूली प्रबंधन है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। सबसे कमजोर रेटिंग में देखेंगे कि सबसे निम्नतम स्थान पर लद्दाख का है, इसमें रेटिंग कमजोर की गई है। और सबसे श्रेष्ठ, अगर सर्वश्रेष्ठ यूटी यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो चंडीगढ़ है इसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम दूसरी खबर पे जाते हैं। दूसरी खबर यहाँ पर क्या है उसको देख लेते हैं, आई थिंक ऊपर ही है, ये वाली है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा सूचकांक। देखिए मैंने कई बार कहा है, अपने जो शॉर्ट सीरीज लेकर आती हूँ ना, जिसमें शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं आपको वह एक रोज एक डोज हो गया, या एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट हो गया, या आकाशवाणी हो गया, इस प्रकार से एक शॉर्ट आप मेरे चैनल पे हमेशा देखते रहेंगे। डेली दिन में 2-3 शॉर्ट्स आते ही आते हैं। तो चैनल पे आके एक बार स्क्रॉल कर लिया करिए, वरना बेल आइकन दबाएंगे तो अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर इंडेक्स क्या कह रहा है, ये इंडेक्स 2.0 क्या है, यानी कि पहली बार कोई इंडेक्स एक और आ चुका है। अब समझिए, 18 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जून 2025 को 2022-23 और 2023-24 के लिए संयुक्त रूप से, ग्रुप रूप से या संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 जारी किया गया है। इसमें क्या है कि भारत के जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित और एक उन्नत मूल्यांकन उपकरण है, जो राज्यों यानी कि स्टेट और यूटीज के में जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसके प्रदर्शन का आकलन करना, उसके प्रदर्शन का जो है जजमेंट करना है या नापना है कि किस प्रकार की चीजें वहां पर चल रही हैं। कब शुरू किया गया था, 2017-18 में पहली बार इसको PGI को शुरू किया गया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके संकेतक अगर हम देखें तो कितने संकेतक है PGI 2.0 का, तो 73 संकेतक है, जो प्रमुख रूप से 6 प्रमुख रूप से डोमेन्स है विभाजित है, जिसमें कुल स्कोर लगभग इतना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूलों में नामांकन तक पहुंच, अब इसमें उद्देश्य क्या है, स्कूलों में नामांकन तक पहुंच, ठीक है, लोगों की पहुंच होनी चाहिए एडमिशन के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बात करें, उसकी सुविधाएं हो, लिंग जाति सामाजिक समूह के बीच समान अवसर, नीति कार्यान्वयन प्रबंधन यानी कि लर्निंग आउटकम, छात्रों की शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं, शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण इसमें इत्यादि शामिल है। तो इसके उद्देश्य को लेकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सूची में अगर हम देखें तो चंडीगढ़ का नाम भी इसमें जो है आता है। क्या है, सूचकांक में चंडीगढ़ ने 719 अंक प्राप्त किया है और इतने के बीच स्कोर में ग्रेड प्रचेष्टा नंबर प्रचेष्टा 1 तक पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित बना है। याद रखना है कि इसके अंदर अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन टॉप पर है, तो चंडीगढ़ है। क्लियर है। चलिए इसके बाद ग्रेडिंग प्रणाली में स्कूलों के प्रदर्शन में 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार से है। मतलब कैसे है कि अगर 91% से 100% वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो इतनी स्कोर सीमा है, ये उसको ग्रेड के हिसाब से दिया जाता है। इसमें नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कि अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो हाईलाइट करी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ये सारे क्या है, ये राजस्थान ने इसमें 581 में से 640 के बीच स्कोर किया है, तो ग्रेड प्रचेष्टा 3 कहा गया है। अब ये प्रचेष्टा 3 जो यहाँ पर हम बता रहे थे ना, कितने के बीच में जिसने अचीव किया है, वो ये है। स्कोर सीमा तय की गई है, इस स्कोर सीमा को जो तय करता जाएगा उसको उस नाम से डिकोड कर दिया जाएगा और उसकी एक लिस्ट इंडेक्स जारी किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब इसमें देखिए क्या है,
इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आ रही है स्कूली शिक्षा की? अगर वर्तमान में चुनौतियाँ, चैलेंजेस देखा जाए तो क्या निरंतरता दर जो है, रिटेंशन रेट है, आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अनुसार पता चला कि छात्रों के स्कूल में बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। ठीक है? ड्रॉप आउट दर ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्षेत्रीय समानता की बात करें, जैसे चंडीगढ़ जैसे क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन और मेघालय जैसे राज्यों का निम्न प्रदर्शन क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है। देखिए मेघालय के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर क्या है कि स्कूलों से ड्रॉप आउट की संभावना या क्षेत्रीय समानता जो इनइक्वालिटी, जैसे चंडीगढ़ में वही एडमिशन और सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल रही हैं, लेकिन किसी और भारत के क्षेत्र में किसी और में जाते तो वहाँ पर ये सुख सुविधाएं, ये असमानता हमारे क्षेत्र वाइज भी देखने को मिलती है, जो कि ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे आते हैं, इसमें यहाँ पर देखते हैं केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य। ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद एक वन लाइनर में पढ़ाया था, पहले जो करंट अफेयर्स दिया है उसमें भी पढ़ाया है। ठीक है, केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य। अच्छा फिर से आज ये नाटक कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी 1 सेकंड लगेगा। ये लुका छुपी का खेल खेलता है, ठीक है, जैसे यूपीएससी खेलता है ना, यूपीपीएससी से की तरह वैसे ही। ठीक है, केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य। तो सबसे पहले तो यही से प्रश्न का उत्तर समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है कि केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभयारण्य को भारत का पहला, क्या याद रखना है, केरल में है कौन सा अभयारण्य है, अरलम अभयारण्य, जिसमें पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। और 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, उनके सर्वेक्षण, वन विभाग, मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये सतत प्रयास का परिणाम यहाँ पर देखने को हमें मिला है। ठीक है, अब इसके बाद अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। इसका नाम पहले क्या था, ये केरल के कैन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्य जीव अभयारण्य था, जिसका नाम अब अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया, अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, पश्चिमी घाट में आप देखेंगे ये जो है विस्तारित है कुछ कुछ इतने वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद अरलम में बटरफ्लाई सफारी ट्रेल जैसे गाइडेड भ्रमण यात्राएं संचालित की जाती है, जिनसे आगंतुक तितलियों के व्यवहार, उनके पोषण, उनके संरक्षण, इन प्रयासों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इंपॉर्टेंट क्या था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर करते हैं नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की। देखिए अभी जो पेट का आपका एग्जाम हुआ था ना, बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, ये मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज जो रात में लाइव आता है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें लाइव सेशन लेती हूँ, जिसमें यूपीएससी हो या चाहे यूपीपीएससी हो, सभी को ध्यान में रखकर द हिंदू हो, पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें जो भी मुद्दा आपके मेंस और पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम वहां डिस्कस करते हैं विद यूपीएससी के सिलेबस के साथ, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। तो रात में 8 बजे आता है, उसमें मैंने आपको बिग अलायंस पढ़ाया है, तो जाके आप मेरी आईडी में संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा। तो बिग कैट अलायंस में आप देखेंगे कि इस प्रकार से 7 कैट्स होती हैं इसके अंतर्गत, जिसमें से 5 जो है भारत में पाई जाती है, 2 प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक अलायंस बनाया गया है जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये पहली महासभा जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम सीधे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बड़ी बिल्ली की जो प्रजाति है कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा है। ठीक है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता ये तो भारत में है, जैगुआर और प्यूमा की प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कब हुआ था, 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई थी। अब ये कब लाया गया था, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ थी ना, उस दौरान पे इसको लॉन्च किया गया था, आईबीसीए की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस संगठन का मतलब क्या, बुनियादी संरचना, नियमावली और नेतृत्व की औपचारिक स्थापना की गई ताकि इस प्रकार का अलायंस बना के इन सारी कैट्स को जो विलुप्त प्राय या लुप्त प्राय की स्थिति में, एंडेंजर्ड की स्थिति में आ गई, उनकी संरक्षण की बात करी जा सके ग्लोबल स्तर पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ इसमें रह गया है, देखिए आंध्र प्रदेश में देखिए जहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप पहले पीवाईक्यूज देखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखिए और देखिए कि प्रकृति क्वेश्चन का नेचर कैसा है। क्वेश्चन का नेचर आप सब समझेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा कि भाई जैसे आईबीसीए था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ध्यान कैसे रहेगा कि भैया ये पढ़ना है, ये छोड़ा, क्यों मैंने वो छोड़ा ये पढ़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे प्रश्न बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग अगर हम वाली वैली देखें तो क्या है, विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की। अब हम समझते कैसे है क्या है। अब इसकी जो है इस वैली की स्थापना 2026 तक की जाएगी, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का अपडेटेड है और अभी ये होगी, अभी हुई नहीं है, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो स्थापना की जाएगी, इसके उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में ये कार्य करेगी। किसके रूप में, नेशनल क्वांटम
मिशन जो है ये राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में वहां पर काम करेगी। ठीक है, ये हेल्थ केयर से लेके एग्रीटेक जैसे कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योगों के लाभ के लिए उपयोग में लाने का प्रयास किया जाएगा 2026 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्ट यहाँ पर ये कि उद्देश्य क्या है उसको लाने का। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए, आज ये कुछ ज्यादा नाटक कर रहा है। ये पीडीएफ डायरेक्ट खोलने पे ना क्या होता है, वो लोड नहीं हो पाती, तो इसलिए कभी कभी होता है, पर कुछ ज्यादा समय नहीं लेती, कुछ सेकंड की बात है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आईबीसीए वाला तो मैंने पढ़ा दिया है। फिर ये यहाँ 20, ओके, ये देखिए इसका कुछ रह गया था। ये आईबीसीए का ही कुछ हिस्सा यहाँ पर था जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका वही आईबीसीए का अगर उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया, वही सारी चीजें, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। महासभा में भारत के साथ मुख्यालय समझौता हुआ है। आईबीसीए जो इंटेलेक्चुअल बिग कैट अलायंस है उसकी बात कर रहे हैं। और प्रतिक्रियात्मक नियम और वित्तीय विनियमन वगैरह, विश्व के 9 देशों ने अपनी भागीदारी फिर से पुष्टि की है, जो इस प्रकार से जैसे भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। ये किसकी, आईबीसी की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल बिग कैट अलायंस की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये पढ़ रहे थे ना, ये जो मिशन देश की पहली क्वांटम तकनीक की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड रुकना जरा, मैं एक सेकेंड ना इसको अपने टैब पे देखती हूँ कि आखिरकार इसमें जो स्क्रॉलिंग है, ये टॉपिक यहाँ पर होता है, इसका ये है। फिर इसके बाद ये आईबीएससी वाला हो गया, आपूर्ति श्रृंखला चुनाव दरा। हाँ ठीक है। फिर इसमें जो हम ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे थे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला में इसको चुना जा सकता है। और डिजाइन इसरो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलिए, इसको ऐसे समझते। देखिए यहाँ पर ये एसएसएलवी वाला टॉपिक तो मैंने कल भी पढ़ाया है, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर क्या है इसको समझना है, क्या कह रहे हैं। जो एसएसएलवी है का, इसरो ने एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरण किया है, इसका 100वां जो है टेक्निक हस्तांतरित किया है। इसको मैंने कल ही करंट अफेयर्स में जो द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था, यानी कि कल कितनी तारीख थी, आज कितनी तारीख है, 11 है ना, कल 10 तारीख को आया था, मैंने वहां पर डिटेल में पढ़ा है, फिलहाल पढ़ा देती हूँ। एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरण समझौता हुआ है एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसे इसरो ने जो है कहा है कि अगले 24 महीने के अंदर एक टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करेंगे एचएएल को, जिसमें वो सिखाएंगे कि भाई एसएसएलवी कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसको सिखाएंगे, ताकि इसके द्वारा कम से कम वजन वाले जो उपग्रह हैं उनको जो है ऑर्बिट में भेजा जा सके। जैसे सबसे पहले पीएसएलवी बनाया गया था, फिर जीएसएलवी बनाया गया, फिर जीएसएलवी मार्क 3 बनाया गया था। उसी प्रकार से ये सारे हैवी उपग्रह उठाने में सक्षमित थे। लेकिन एसएसएलवी को बनाने का कारण ये है, इसरो के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि ए टू जेड सारी चीजें वो बनाता है। तो उसने कहा कि भाई हम ये टेक्निक आपको सिखा दे रहे हैं, एचएएल को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बोला हम ये टेक्निक सिखा दे रहे हैं, अब आप बनाइए और फिर पूरे वैश्विक स्तर पर इसको सेल भी करिए, ताकि कम समय में 100 से 500 किलो का जो उपग्रह होगा उसको भी प्रक्षेपित कर सकेगा। और दूसरी चीज, लागत कम लगेगी, समय कम लगेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा कमा भी सकेंगे, और ठीक है, इसको बेचकर अन्य देशों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो समझौता 100वां जो हस्तांतरण है यहाँ पर हुआ है, ट्रांसफर कर देगा। इस दौरान एचएएल को 2 प्रोटोटाइप रॉकेट बनाने होंगे, इसरो की आपूर्ति श्रृंखला का प्रयोग करना होगा। एचएएल की डिजाइन में कोई बदलाव अभी तक नहीं कर सकता, हालांकि 2 साल बाद एचएएल खुद अपनी इस टेक्निक में चेंजेस करके भी इसको अपलोड कर सकता है। इसका ही हिस्सा यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैं आपको मुंह बता दिया है। ठीक है, और ये कितना क्षमता, क्या एसएसएलवी की अगर क्षमता बात करें तो 100 से 500 किलो तक का जो वजन है सैटेलाइट उठाने में कर सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाता है, एलईओ जिसको हम बोलते हैं। रॉकेट कम लागत वाला है, जल्दी लॉन्च करने में सुविधाजनक है। ठीक है, जो छोटे सैटेलाइट है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2% हिस्सा रखता है ये, लेकिन अगले दशक तक $44 बिलियन यानी कि 3.81 लाख करोड़ तक रुपए ले जाने का सक्षम है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन। सिंपल सा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। ठीक है, ये घोषणा 2025 के पेरिस एयर शो में की गई है, और ये भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 LXS विमान 2028 में आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें इतना याद रखना है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हम, क्योंकि अभी 2028 और इन सब में पहली बार आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है,
ठीक है। MK2 क्षमता वाला हम पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, जनगणना से संबंधित और जो है केंद्र सरकार की अगर किसी प्रकार की ये जो सूचना या इंडेक्स या कुछ भी जारी किया जाता है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। ठीक है, ये जो है 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की गई है, जो 2 चरणों में होगी। पहली बार जातिगत गणना भी इसमें शामिल की गई है, तो याद रखना है। ठीक है, देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिससे जातियों की गणना भी शामिल होगी इसमें। और ये कब से होगी, 1 मार्च 2027 इसकी संदर्भ तिथि रखी गई है। और जिसमें लद्दाख, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से होगी। तो ये थोड़ा पहले से होगी ताकि वहां पर आसानी से गणना की जा सके। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद जातिगत गणना जो दशकों बाद फिर से सरकारी स्तर पर की जाएगी, जिसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और नीतिगत निर्णयों में सुधार संभव होगा। और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये प्रक्रिया 16 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। ठीक है, और ये 16वीं जनगणना और इस प्रकार से ऑनलाइन जो है पहली बार होगी। अगर हम 2011 में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जिसमें भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक दर्ज की गई थी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं जो चीज़ें यहाँ पर इस साइड रह गई हैं उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों हिस्सों में है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना कभी कभी। देखिए ये दोनों हिस्सों में है ना, ये केंद्र का हो गया आपका, ये इधर ये भी हो गया है। सेफ्रॉन एंड हाल में HAL में लीप इंजन पोर्टल्स बनाने का समझौता हुआ है। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर समझते हैं। सेफ्रॉन एंड HAL जो हमने देखा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दूसरा टॉपिक है। इनके पार्ट्स बनाने का समझौता हुआ। तो समझौता क्या है, जो फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी है सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, 55वें संस्करण में हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रपोल्शन यानी कि लीडिंग एंड एविएशन प्रपोल्शन इंजन के पार्ट्स यहाँ पर तैयार की गई थी। और HAL ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, एक्स मतलब ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि इस समझौते पर LCA, ठीक है, LCA डिवीजन के लिए JVM अब्दुल सलाम और सेफान एयरक्राफ्ट इंजन के वाइस इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ऐसे तो फिर सब कुछ ही पढ़ना पड़ जाएगा ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें। भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत की नेशनल की बात हो रही। नॉर्वे के सहयोग से पहला, नॉर्वे देश के सहयोग से ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है, भारत ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ध्यान रखना है, और नॉर्वे के, ठीक है, और नॉर्वे की कोंग्सवर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। यहां तक क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा जूम इन कर दूं क्या? ठीक है, किया है। और 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री, दिख रहा है, मैं देख लूं एक बार इसमें, हाँ दिख रहा है, 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में जो है एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, ये पोत क्या है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अन्वेषण केंद्र के मार्गदर्शन में ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान का समर्थन भी करेगा। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पोत का उद्देश्य क्या है, अगर हम उद्देश्य देखें तो गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ और जलवायु अध्ययन, अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर के मिशनों का ये समर्थन करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसका थोड़ा सा अगर हिस्सा कुछ बचा है तो उसको देखते नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए भारत में खुरधारी जानवरों का जो है जनसंख्या का आकलन किया गया है। तो हाल ही में नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बस ये याद रखना है कि खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन कौन कौन कर रहा है। वो कर रहे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें
जंगलों के खुरदारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया जाएगा। ठीक है, भारत में जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर, सांवर यानी कि बड़ा हिरण, गौर यानी कि भारतीय वाइनस यहाँ पर प्रमुख है। रिपोर्ट के अनुसार चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरदारी यानी कि स्पॉटेड डियर जो कहते हैं चीतल स्तनधारी है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है, अलग अलग आवासों में भी जीवित रह सकता है। जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेस पे ही जीवित रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर विशेषकर आप देखेंगे सांभर की आबादी जो अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थित है गौर घने जंगलों और उबड़ खाबड़ इलाकों में भी पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे पूर्व मध्य राज्यों में इन प्रजातियों की संख्या में काफी गिरावट भी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। वहीं अन्य प्रजातियों में अगर नील गाय बड़ी फेमस है। नील गाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है। नील गाय देखिए मृग प्रजाति है, अब यहाँ पर टर्म चेंज कर दिया, हो सकता है हम ये कंफ्यूज हो जाए, तो ध्यान रखना है। नील गाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है जो कृषि क्षेत्रों में भी देखी जाती है। इसकी संख्या कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है, लेकिन कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान भी पहुंचाती है, जिसके कारण मानवीय वन्यजीव संघर्ष जो है हमेशा देखने को मिलता है। हॉक डियर, बारहसिंगा प्रजातियां घास के मैदान आर्द्र भूमियों में पाई जाती हैं। जंगली भैंसा प्रजाति अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में जैसे कि असम और छत्तीसगढ़ के आवासीय क्षरण के कारण ये पालतू भैंसों का साथ जो है संकरण इसके लिए खतरा पैदा करता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगर कुछ और इंपॉर्टेंट है इन प्रजातियों को। नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर देखिए ऊपर सारी न्यूज़ कवर हो गई, इसको इसलिए देखते हुए चल रही हूँ कि कुछ ऐसा छूट ना जाए आपसे जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस पहला पशु ओवर पास कॉरिडोर बनाया गया है, ये इसको देखते हैं। पहले की बात करें, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस पेपर भारत का पहला पशु ओवर पास कॉरिडोर, तो अपने आप में प्रश्न का एक हिस्सा ये हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, इसके बाद कितने किलोमीटर पर है ये देखा, इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास, भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया गया, जिससे ऊपर से पेड़ पौधे और घास से कवर कर दिया गया है, जिससे ये जंगल की तरह दिखाई दे और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क भी पार कर सकते हैं, उसको क्रिएट किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या, इस ओवरपास के निर्माण से क्या होगा, बाघ हो गए, तेंदुए हो गए, ये सारे जैसी प्रजातियां जो सुरक्षित आवाजाही से संभव हो सकेंगी, साथ ही मानव पशु संघर्ष से भी कमी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ओवरपास कॉरिडोर समग्र रूप से सतत और इको फ्रेंडली स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बनेगा। तो आप मेंस आंसर राइटिंग में जब भी आपका मेंस होगा तो उसमें भी आप इसको शामिल करके ऐसे बता सकते हैं, ये अच्छा एक एग्जाम्पल जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि यहाँ पर हो गया ये क्लियर। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 इधर वाला हिस्सा हो गया था क्या, हाँ हो गया था। चलिए, भारत 2026-28 की अवधि के लिए इकोसॉस के लिए चुना गया है। अब ये क्या है यहाँ पर समझते हैं, आइए। भारत को 4 जून 2025 को 2026-28 की जो ड्यूरेशन है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यहाँ पर ECOSOC के लिए चुना गया है। और ये परिषद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 आयाम, वो 3 आयाम कौन कौन से, जैसा कि इसमें लिखा है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के केंद्र में इसको स्थापित किया गया है। और ये सदस्यता जो है 5 क्षेत्रीय समूह को समान भौगोलिक प्रतिनिधि के आधार पर आवंटित है। जो क्षेत्रीय समूह इसके अंतर्गत बनाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन और पश्चिमी यूरोपीय अन्य देश इसमें शामिल है। भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो इसके लिए भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और वह चीन के साथ चुना गया। एशिया प्रशांत देशों को 4 सदस्यता आवंटित की गई है, जिसमें भारत का भी एक बड़ा नाम हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके भारत के संदर्भ में ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के अलावा भी कुछ देश शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी स्थापना देखें तो 1945 में यूएन के 6 प्रमुख अंगों के रूप में की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में, जो भारत का तो 3 वर्षों का जो कार्यकाल है इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक का होगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर कि इसका कार्यकाल कब से शुरू होगा और कब तक का होगा और कितने साल के लिए होता है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट के तौर पर आपको स्टेटमेंट दे देते हैं और हो सकता है 1 वर्ष 2 वर्ष बोलते, जबकि ये 3 वर्षों के लिए होता है। ये ऐसे कभी कभी ये नाटक करता है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे इसकी आदत अब हो गई है और आई होप जो बच्चे देख रहे होंगे ना उनको भी आदत हो गई होगी कि मैडम 1-2 सेकंड के लिए तो ये जाएगा ही जाएगा, ये नाटक तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये नाटक कर रहा है, पक्का मेल है ये, तभी नाटक कर रहा है। चलिए ठीक है, देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जोन
ज़ेन, माफ़ी चाहती, भारत ज़ेन। आइए देखते हैं क्या है, भारत ज़ेन क्या है? देखिए ज़ेन सुनते ही ज़ेनज़ीज़ याद आ जाते हैं, ठीक है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ज़ेन भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया है। क्या है? मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया है। भारतीय भाषाओं का पहला सा स्वदेशी रूप से विकसित ऐसा ऐप जिसे जो है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा गया है। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के डेटा, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा जो उन्हें जटिल मानव भाषा और मल्टीमीडिया को समझने, व्याख्यात करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसे नेशनल मिशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम आईआईटी बॉम्बे के टेक्नोलॉजी इनोवेशन और आईओई के टीआईएच फाउंडेशन के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका उद्देश्य मेन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एम क्या है, क्यों इसको बनाया गया, क्यों इसको लाया गया है। तो इसको जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा। अब इसको लाया क्यों गया है कि भारतीय मूल्यों पर आधारित नैतिक समावेशी बहुभाषी एआई को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट समाधान प्रदान करना और स्थानीय भाषा में बोलने वाला जो यहाँ पर टूल है एआई संचालित ग्रामीण टेलीमेडिसिन को भी बढ़ावा देगा। तो इतने सारे काम यहाँ पर ये एक साथ करेगा। ठीक है, ये पहल जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित है, इसमें कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, विशेषज्ञ और नवोन्वेषक को एक मजबूत गठबंधन भी इसमें शामिल किया गया ताकि कोई भी दुविधा या असुविधा इसको समझने में किसी के लिए ना उत्पन्न हो। ठीक है, यहां पर क्लियर है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। इसके बाद यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा चुनाव रेल ब्रिज, भारत का पहला केवल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद बना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पहले यहाँ पर ये देखते हैं, भारत का विश्व का सबसे पहला चुनाव रेल ब्रिज और भारत का पहला केवल स्टेट जो है रेल ब्रिज अंजी खाद बना है। यहाँ पर मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट खास लग नहीं रहा है, कितने मीटर है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में संगठन की प्राथमिकता एपीओ विजन और ये सब। चलिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है और देखते हैं, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, भारत ने 2025-26 के सत्र के लिए एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब ये क्या है एपीओ, इसको समझते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025-26 सत्र के लिए अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है। क्यों, आप देखेंगे 2025 के बीच आयोजित 67th गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सौंपी गई है। ठीक है, अब इन्होंने इसको भेंट किया है कि भाई इसमें शामिल हो जाइए। 67 गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से एशियाई एपीओ एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल परिवर्तन को और नवाचार को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो क्यों है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एपीओ जो है एक अब एपीओ के बारे में, एपीओ क्या काम करता है, कैसे क्या है ये, इसका गठबंधन संगठन क्या है, ये एक सरकारी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जापान की राजधानी टोक्यो में है। अब भारत की अध्यक्षता में संगठन की प्रमुख प्राथमिकताओं में एपीओ विजन 2030 के विकास और क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, हरित उत्पादकता 2.0 को सतत विकास के ढांचे के रूप में विस्तार देना, डिजिटलीकरण, नवाचार, संधारणीयता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आप फटाफट रिवाइज कर सके। इसके साथ साथ जो ई दृष्टि पढ़ाया जाएगा उसमें भी इन चीज़ों को रिकॉल किया जाएगा, तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे आप, तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, फटाफट से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। वो क्या टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पर है उल्लास योजना, काफी अभी चर्चा में रहा है। देखिए, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या है। मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। पहले तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है। और त्रिपुरा जो पूर्ण साक्षरता वाला तीसरा राज्य बन गया है। और यहाँ पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है, 98.2% है। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के मानकों के अनुसार यदि किसी राज्य या जिले की साक्षरता दर 95% है या उससे ज्यादा है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक पढ़ने
लिखने की जो मूलभूत योग्यताएं हैं उनको रखते हैं तो पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर या कम साक्षर या माना जाएगा, उसका क्राइटेरिया ये है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे गोवा की बात करें तो अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति, जैसे गोवा 39th स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर जो है गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम अलग अलग राज्यों की बात की गई है, कार्यक्रम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है उस दिन, ठीक है। इस उपलब्धि के साथ गोवा भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, ये हमने समझा। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने किसके तहत किसको पूर्ण साक्षर राज्य के नाम से जो है घोषित किया, वो यहाँ पर दिया गया है। 95.6% तक पहुंच गई है। उल्लास योजना की बात करें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसको समझ लेते हैं। उल्लास योजना जिसे 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका विजन है कि 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजना NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इसको जो है इस योजना को लाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब इसके 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है, इस योजना के क्या कंपोनेंट्स है, किस किस बेसिस पे इस योजना को लाया गया है, जैसे मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, मूलभूत शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, निरंतर शिक्षा। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स है। इसके क्या घटक है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करना अनिवार्य होगा, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब, अब ये तो हमें पता ही, ये भी बहुत चर्चा में रहा है, फिर भी देख लेते हैं इसको। कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमलों के जो है 26 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जिस कारण से इसको लाया गया था। ऑपरेशन में वायुसेना, थल सेना, नौसेना की संयुक्त रणनीति के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइबर युद्ध क्षमता, स्वदेशी हथियार प्रणालियां, एयर डिफेंस नेटवर्क का एकीकृत उपयोग किया गया। और नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को क्या किया है, मार गिराया वहां पर, ठीक है। तटीय क्षेत्र तक सीमित रखा, कराची पोर्ट को निशाना बना के तत्पर, हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो मेन क्या है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया था किस देश के लिए था, किस वजह से था, इसको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट है तो बता देना मुझे, ठीक है। इसका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का 2.0 का जो है शुभारंभ हुआ है। ये क्या है, ग्रामीण विकास को डेटा आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप लिया गया है। किसके, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, ठीक है। ये इसकी शुभारंभ जो है 2025 नई दिल्ली में स्थित अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया, 2 दिवसीय था। उद्देश्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है, ग्राम पंचायत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके अनुरूप बेहतर योजना में ढालना, निगरानी करना, शासन के लिए जो सशक्त उपकरण प्रदान करना, ताकि वो भी निचले स्तर पर भी देखेंगे, हर कोई, ना केवल वैश्विक स्तर पर, ना केवल देशों के स्तर पर, ना केवल राजनीतिक स्तर पर, बल्कि जो देखेंगे निचले स्तर पर भी जो राजनीति है या फिर कहेंगे लोग हैं या गांव हैं या फिर खंड है, इस प्रकार से भी वहां पर भी सतत विकास के लक्ष्य, क्योंकि जमीनी स्तर से जब सुधार होगा, देखिए जड़ में अगर गड़बड़ होगी तो पौधा कैसे अच्छा बनेगा, पेड़ कैसे बनेगा, फूल कैसे निकलेंगे, फल कैसे मिलेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि उसमें भी वहां पर उनको उनकी निगरानी की जाए, उनके शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान किए जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं इस पहल के उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेही, ग्रामीण विकास के लिए डेटा संचालित उपकरणों के लिए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ अनुरूप, यहाँ पर कुछ प्रमुख, जैसे स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप यहाँ पर कि इसके कुछ प्रमुख विषय जो है कुछ इस प्रकार से, जैसे गरीबी उन्मूलन, हम सबको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, DRDO के समीर वी कामत के द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र चालू किया गया है। और ये जो है इसका मेटकॉफ हाउस कहाँ है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये पढ़ लीजिए बस यहाँ पर, भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना है बेसिकली, ठीक है। भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। और QTRC का जो है उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी क्वांटम तकनीकों का विकास, परीक्षण के माध्यम से सुरक्षित क्वांटम जो है संचार को बढ़ावा देना है, वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद हम यहाँ बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, अरुणाचल प्रदेश में, अब इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कुछ अगर रह गया है तो।
क्वांटम, हाँ, केंद्र का उद्घाटन हमने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन क्या है ये। ठीक है, पहला भूतापीय उत्पादन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला, ध्यान रखना है ना। सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में दिरांग में पूर्वोत्तर भारत में पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई कराई है। ठीक है, जलाशय का तापमान लगभग यहाँ पर 115 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें भूवैज्ञानिक विशेषताएं कुशल और कम प्रभावी ड्रिलिंग का समर्थन यहाँ करती हैं। ठीक है, ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थित है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है। ये होता क्या है इसको यहाँ समझ लीजिए, जिसमें जियो यानी कि पृथ्वी और थर्मल यानी कि ऊष्मा से भूतापीय ऊर्जा की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें क्या है, भूतापीय संसाधन गर्म पानी के जलाशय होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और मानव द्वारा विभिन्न तापमानों गहराइयों पर बनाए जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे जो ऊष्मा मौजूद है उसका उपयोग करके सीधे तापमान नियंत्रण या विद्युत उत्पादन के लिए भी काम कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें कुछ रह गया है तो देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ खास नहीं। भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति, इसमें क्या है देखते हैं। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता, ध्यान रखना है क्या नाम है उसका, अंकिता। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री हिम्मत, असम के मुख्यमंत्री ने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करते हुए पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया। किसने, असम ने किया है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित न्यूज एंकर अंकिता के लॉन्च के साथ असम ने डिजिटल गवर्नेंस के नए युग पर कदम रख दिया है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहली बार हुआ है तो नए युग में जो है कदम तो रखेंगे ही ना वो। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति, आइए इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया है, इसको जूम इन करते हैं तब पता चलेगा कि क्या है ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और पढ़ते फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति, तो ये ध्रुव नीति क्या है, डिजिटल जो एड्रेस है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति लाई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, संदर्भ विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस के लिए डिजिटल एक हब बनाया गया है। तो 30 मई 2025 को किया गया है इसका अनावरण, और जो डिजिटल जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बड़ा कदम होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश में एक डिजिटल पता प्रणाली बनाना जो पते की जानकारी को संचरित और उपयोग करने के तरीके को बदल सके। ठीक है, यानी कि अब ये ध्रुव की जो बात कर रहा है, ध्रुव का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है प्रश्न में, ध्रुव क्या है इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, इंपॉर्टेंट है हमेशा जो है, अधिकतर आप देखेंगे फुल फॉर्म से बहुत प्रश्न यूपी पूछ लेता है। इस परिवर्तनकारी पहल जो है ये लाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, पूरे देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की जो सेवाएं सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी अधिक सटीकता और दक्षता से साथ हो सके। ठीक है, डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुव नीति दस्तावेज जारी किया। डिजिपन प्रणाली देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सूक्ष्म बनाती है। ठीक है, सक्षम बनाती है। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट रह गया है तो आइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देश का पहला समर्पित कंटेनर शिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है इसको समर्पित किया गया है। ये क्या है देखिए, ये जो तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को समर्पित किया गया है। इसकी लागत लगभग इतना है। पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो विश्व के कुछ चुने हुए बंदरगाहों में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है जो कि चुनिंदा जो है बंदरगाहों में पाया जाता है। विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के निकट ये स्थित है बंदरगाह, जिससे भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ठीक है, विंजिम पोर्ट जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटाएगा और कोलंबो और सिंगापुर पर जैसे यहाँ पर जो है उसकी निर्भरता को कम करेगा। ठीक है, भारत की समुद्री सीमाओं के निकट ये बंदरगाह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिंद महासागर के क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ठीक है इतना ही है इसमें मेरे ख्याल से।
ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लें क्या, ये आइजोल जो है रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर चौथी राजधानी है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल जब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है, जो बैरावी सैरांग नई रेलवे लाइन के जरिए संभव हुआ है। आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी जिसे रेल संपर्क से जोड़ा गया। इससे पहले त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों से सुविधा मिली थी। मिजोरम जिसे पहाड़ी लोगों की भूमि कहते हैं, पहला रेल नेटवर्क केवल जो है कहाँ पर, बैरावी तक ही था, जिसे अब बढ़ाकर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी का अब हम कल करें। ठीक है, कल करेंगे हम थोड़ा सा और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को इतना लंबा देखने में सक्षम है तो मैं इसको और एक्सटेंड कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग पूरा लंबा वीडियो देखते नहीं तो फिर इसको मैं कंपाइलेशन फाइल बनाऊंगी और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम कम है और हमें पढ़ना, देखिए कितना पढ़ना है अभी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जिसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर कवर करनी है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे तो मैं सोच रही इसको थोड़ा करा के कल और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूंगी, और भी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे दोपहर को 2 बजे भी एक प्रोग्राम आता है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ आपको जो घटना चक्र का PYQ है उसको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ। कि एक हम ये शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं, शॉर्ट में टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं GS के, उसके साथ साथ जो पहले PYQs आए हैं उनको भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आप मेरे चैनल पर बने रहें, संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म पर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देखेंगे कि अब कम दिन बचे हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, संकल्प से सफलता अपडेट्स, इस प्रकार से टाइप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज जो UPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर देखिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। बच्चे पूछते हैं मैम टेलीग्राम ग्रुप क्या है, आप इसका मतलब वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको निरंतर फॉलो करते रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं दोपहर को 2 बजे आज। ठीक है।